आज हम लोग प्रतिक्रियावादी पॉपुलिज्म और उसके भाषा संबंधी दृष्टिकोण को लेकर बात करेंगे। और मुश्किल यह है कि जब हम प्रतिक्रियावादी पॉपुलिज्म की बात कर रहे हैं तो मेरे सामने एक संगठन है जो प्रतिक्रियावादी पॉपुलिज्म का आइकॉन है, जिसे आप लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रतिक्रियावादी पॉपुलिज्म है, उस प्रतिक्रियावादी पॉपुलिज्म की राजनीतिक अभिव्यक्ति भाजपा के राजनीतिक प्रोग्राम के जरिए आरएसएस करता रहा है। उसके जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं वो इस पॉपुलिज्म का हिस्सा हैं। ये जो अभी जो एक हर हर मोदी की जो हवा चल रही है, इस हवा का मोदी के व्यक्तित्व से कम संबंध है, इसका प्रतिक्रियावादी पॉपुलिज्म के राजनीतिक नज़रिए से गहरा संबंध है। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो अपने अब तक के पिछले 23 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ आपसे। जो लोग ये सोचते हैं कि अचानक मोदी आए अभी 2014 में और मैंने अचानक लिखना शुरू कर दिया, वो गलतफहमी के शिकार हैं। ये पुस्तक है मेरी, सांप्रदायिकता, आतंकवाद और जनमाध्यम, 2005 में छपी थी। मैंने 2005 में जब ये पुस्तक छपी थी, उसके नरेंद्र मोदी के 2002 के इलेक्शन जीतने के तत्काल बाद मैं दैनिक जनसत्ता में उन दिनों उसके कलकत्ता एडिशन में लेख लिखता था, वीकली। तो मैंने एक लेख लिखा था जो कि इस पुस्तक में है, जो 2005 में छपी है। मीडिया निर्मित घृणा और हिंसा ने मोदी को वैध बनाया, यह शीर्षक है उस लेख का। इसी पुस्तक में मैंने सबसे पहले इस पहलू की तरफ ध्यान खींचा था कि ये जो मोदी नाम का जो आइकॉन जो विकसित किया जा रहा है, जो कि इलेक्शन में जीत के आया है, इस आइकॉन की धुरी नफरत और वायलेंस है। इसका उस व्यक्तिगत तौर पर मोदी से कोई लेना देना नहीं। जो मीडिया निर्मित जो छवि है, जिसका कि सबसे ज्यादा उत्पादन और पुनरुत्पादन किया गया, इसी पुस्तक में मैंने ये प्रश्न सबसे पहले हाईलाइट किया था और पेश किया था कि ये जो प्रतिक्रियावादी जो पॉपुलिज्म है, जिसे सामान्य हिंदी में कहें दक्षिणपंथी अंधलोकवाद, पॉपुलिज्म को ये अंधलोकवाद जो पदबंध है, ये गुरुवर नामवर सिंह की देन है। उन्होंने बहुत ही सुंदर इसका पॉपुलिज्म का अनुवाद किया है। पॉपुलिज्म और खासतौर प्रतिक्रियावादी पॉपुलिज्म जब सत्ता के शिखर से आता है तो बेहद खतरनाक होता है। इसके लक्षण हैं भावोन्माद पैदा करना, अतरंजित ढंग से देखना, गैर वाजिब मांगों को हवा देना, जनता के असंतोष को आवेग की हदों तक ले जाना, टकराव की भाषा एवं तनाव की भाषा का इस्तेमाल करना, व्यक्ति और समूह की वास्तविक पहचान के बजाय संस्कृत पहचान को उभारना, वास्तव को अवास्तव और अवास्तव को वास्तव बताना, आवेग एवं आंदोलन का ऐसा उन्माद पैदा करना जिससे आम लोग स्वतंत्र और विवेक संगत रूप से सोचना और फैसले लेना छोड़ दें। प्रतिक्रियावादी राजनीतिक पॉपुलिज्म के ये सभी लक्षण संघ परिवार की बृहत्तर सांस्कृतिक राजनीतिक रणनीति की धुरी हैं।
इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ थी जो कि पेश की गई थी, जो कि संयोग से उस समय मैं वीडियो कल्चर से दूर था, आज मैं वीडियो कल्चर के पास हूं। मैंने लिखा कि संघ इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा इतिहास का विकृतीकरण, राष्ट्रीय पहचान का विकृतीकरण, अंधराष्ट्रवादी एवं पृथकतावादी राजनीतिक मसलों को हवा देना, अतार्किक प्रांतीय विभाजनों को तार्किक रूप से सही ठहराना, ये प्रक्रिया पॉपुलिज्म की विशेषताएं हैं। ये जो 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, बहुत एक्टिव थे आरएसएस के लोग, उसमें बीजेपी के लोग बहुत एक्टिव थे। इस प्रतिक्रियावादी पॉपुलिज्म के सामने सरेंडर सबसे पहले जिस पार्टी ने किया वह थी कांग्रेस पार्टी। सरेंडर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये पॉपुलिज्म के शिकार बने और आज वह दक्षिणपंथी जो प्रतिक्रियावादी पॉपुलिज्म है वह बिल्कुल एकदम केंद्र सरकार के सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ है। और इस पॉपुलिज्म का जो सबसे जिसे कोर एरिया है, जहां से कि ये बहुत प्रचार करते हैं, जिसे हम लोग सब जानते हैं, जिसका एक पहलू खाली मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, वह हिंदी। आरएसएस का जो हिंदी प्रोपेगेंडा है उसका हिंदी के चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस के लोग जिस हिंदी की बात करते हैं उसका हिंदी की विरासत से कोई संबंध नहीं है। वे एक स्वतंत्र किस्म की हिंदी और उसके रूपों की बात कर रहे हैं। वे हिंदी की साझा संस्कृति और साझा विरासत को नहीं मानते। वे ऐसे ही हिंदी की वकालत कर रहे हैं जो कि हिंदुत्व के आईने में फिट बैठे। जाहिर है कि आधुनिक हिंदी हो या मध्यकालीन हिंदी हो या मध्यकालीन बोलियां हो, भाषा हो, उन सभी भाषाओं में बड़े पैमाने पर धर्मनिरपेक्ष साहित्य रचा गया है। तो आरएसएस की धर्मनिरपेक्ष साहित्य और साहित्यकारों में कोई रुचि नहीं है। मध्यकालीन बोलियों और भाषाओं के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, सकारात्मक पहलू हैं, उनमें कोई रुचि नहीं है। उनको एक संस्कृत निष्ठ हिंदी चाहिए, एक ऐसी हिंदी चाहिए जो कि उर्दू से एकदम फ्री हो। ऐसी हिंदी चाहिए जो बोलचाल में कहीं नहीं मिलती। ऐसी हिंदी चाहिए जिसे आरएसएस में जाने वाले स्वयंसेवक कभी नहीं बोलते। आप सर्वे करके देखिए, आरएसएस के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनके बच्चे किन स्कूलों में जाके पढ़ते हैं। कई करोड़ की आबादी ये है जो कि आरएसएस के साथ जुड़ी हुई है। आरएसएस के लोग और उनके बच्चे, उनके नेता और उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में जाके पढ़ते हैं और अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। हिंदी से उनका कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस जिन इलाकों को, जिन राज्यों को नियंत्रित करता है, जहां उसका वर्चस्व है, वहां के बोर्ड की परीक्षाओं में आप हिंदी भाषी क्षेत्र के उन राज्यों को उठाइए जहां पर के बीजेपी की सरकारें रही और अभी भी हैं। वहां बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे अधिक संख्या में फेल होने वाले विद्यार्थी अगर किसी विषय में पाए जाते हैं तो वह हिंदी है। क्यों? क्योंकि हिंदी को पढ़ाने में और हिंदी के विकास में आरएसएस की कोई दिलचस्पी नहीं है। एक और चीज, और बहुत महत्वपूर्ण चीज, फर्ज करो हम ये मान लें कि संस्कृत हमारी मातृभाषा है और संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है, तो आरएसएस वालों से ये तो बात तो पूछी जानी चाहिए ना कि उत्तर प्रदेश में बड़े संख्या में संस्कृत की पाठशालाएं क्यों बंद की गई। पिछले 6 साल में जितनी संस्कृत की पाठशालाएं उत्तर प्रदेश में बंद हुई हैं उतनी पहले कभी बंद नहीं हुई। मैं अकेले मथुरा की बता सकता हूं। मथुरा में जो 6-7 संस्कृत पाठशालाएं थी वो एकदम बंद पड़ी हैं। वहां कोई नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। ये कैसी संस्कृत सेवा है? संस्कृत का उत्थान, संस्कृत भाषा का विकास क्या कनाडा में संस्कृत पढ़कर होगा? उत्तर प्रदेश में संस्कृत पाठशालाओं का नेटवर्क बंद करके किसके हित में खड़ी हुई है योगी की सरकार? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का
भारत की भाषाओं के साथ में मित्र संबंध नहीं है। वे देशी भाषाओं के विकास और पल्लवन पर वे ध्यान नहीं देते, उस पर खर्च नहीं करते। वे शिक्षा के विकास पर और उसके पल्लवन पर खर्च नहीं करते। इस साल का बजट उठा के देखिए आप, मोदी सरकार का बड़े पैमाने पर शिक्षा के बजट में कटौती की गई है। अब बड़े पैमाने पर शिक्षा के बजट में अगर कटौती की जाएगी तो क्या देशी भाषाओं का विकास होगा? क्या देशी शिक्षा का विकास होगा? क्या भारत के नागरिकों को शिक्षा मिलेगी? एक और उदाहरण बता रहा हूं, जनता के प्रति द्वेष कैसे व्यक्त किया जाता है। कल तक आप कहते थे कश्मीर भारत का अंग नहीं है, इसलिए 370 हटाओ और कश्मीर को भारत में मिलाओ। आपने कश्मीर को भारत में मिला लिया, फाइन, अब तो कश्मीर भारत में मिला हुआ है। पिछले 75 साल में कभी भी कश्मीर के विद्यार्थियों की फेलोशिप खत्म नहीं की गई, लेकिन इस बार के बजट में 5000 कश्मीर के विद्यार्थियों की फेलोशिप का बजट एक सिरे से खत्म कर दिया गया। कश्मीर का एकीकरण ऐसे ही होगा कि वहां की जनता, वहां के नागरिक, वहां के छात्र जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनकी फेलोशिप खत्म कर दी जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दक्षिणपंथी जो पॉपुलिज्म है, वो दक्षिणपंथी पॉपुलिज्म भाषाओं का शत्रु होता है। उसका भाषाओं से कोई प्रेम नहीं है। वो शिक्षा का शत्रु होता है, उसका शिक्षा से कोई प्रेम नहीं है, चाहे जितने डेवलपमेंट के, विकास के नारे दिए जाएं। एक अन्य चीज, अच्छा ये बताइए कि आप शुद्ध हिंदी कैसी बनाएंगे? जनता के बिना भाषा कहां रहती है? शब्दकोश में रहती है। भाषा का निवास स्थान भाषा है या जनता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लोगों को यह नहीं मालूम कि भाषा रहती कहां है। उनके लिए भाषा डिक्शनरी में रहती है। अगर कोई शब्द उनको ऐसा लगता है कि विदेशी है तो उसकी जगह डिक्शनरी से शब्द लाओ और शामिल करो। वे भाषा के विकास के लिए डिक्शनरी से डिक्शनरी की ओर भागते हैं, भाषा से भाषा की ओर भागते हैं। और यह भाषा से भाषा की ओर भागने का जो नजरिया है, यह जन विरोधी नजरिया है। भाषा के रूपों की पहचान उसके प्रयोग और जनता में उसके प्रचलित रूपों को देखकर होती है। तो शुद्ध हिंदी कैसी होगी? जनहीन, मूल्यहीन। उसे न बाजार में पाएंगे, न शाखाओं में पाएंगे, न पांचजन्य अखबार में पाएंगे। और तो और, अगर शुद्ध हिंदी का इतना ही प्रेम है और हिंदुस्तान के व्यापारियों का एक बड़ा हिस्सा जो आरएसएस को फंड देता है और आरएसएस इस तरह का जन विरोधी प्रचार करता है, हम उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश करेंगे कि वो अपने खाते, अपने व्यापार के खाते सिर्फ ये शुद्ध हिंदी में लिखना शुरू कर दें। पूरे देश में आप जान लीजिए, हिंदी भाषी क्षेत्र में खासतौर पर कहीं पर भी पहले और न आज व्यापारियों के बही खाते शुद्ध हिंदी या हिंदी में नहीं लिखे जाते थे। और जिन खत्री व्यापारियों के कामकाज की, व्यापार की भाषा खड़ी बोली हिंदी थी, उस खड़ी बोली हिंदी में साझा विरासत घुली मिली थी। उस खड़ी बोली हिंदी में बाजार की हिंदी घुली मिली थी। और वही खड़ी बोली हिंदी प्रचलित हुई एक बड़ी भाषा के तौर पर, कम्युनिकेशन की बड़ी भाषा के तौर पर। तो उन्हें खड़ी बोली हिंदी नहीं चाहिए, उन्हें शुद्ध हिंदी चाहिए। ऐसी शुद्ध हिंदी जिसे आरएसएस को फंड देने वाले व्यापारी भी अपने बही खातों में नहीं लिखते। पहले सराफी में लिखते थे वे बही खाते,
बही खाते की एक खास भाषा होती थी ये। अब ये कंप्यूटर के युग में सारी की सारी जो स्लिप आपको दुकान से मिलती हैं वो कंप्यूटराइज लैंग्वेज में और अंग्रेजी में होती हैं, उसका हिंदी से कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब ये कि ये जो लोग आरएसएस को फंड देते हैं, ये जो लोग आरएसएस का प्रोपेगेंडा करते हैं, इनका शुद्ध हिंदी और उसके आचार व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। यह शुद्ध हिंदी इनकी काल्पनिक भाषा है, यह जनता के जीवन में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। एक अन्य चीज, ये जो सो कॉल्ड हिंदी है ना, जैसे कि आरएसएस जिसकी हिमायत करता है, उसका भारत भारती से कोई संबंध नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की, उसका भारत की पहचान से कोई संबंध नहीं है। आधुनिक काल की खड़ी बोली हिंदी धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख कम्युनिकेशन की भाषा रही है, और यह धर्मनिरपेक्षता की कम्युनिकेशन की भाषा बनने के लिए उसने सांप्रदायिक भाषिक रूपों के साथ में सांप्रदायिक साहित्यिक रूपों और अभिव्यक्ति के विचारधारात्मक रूपों के साथ में उसने विचारधारात्मक संघर्ष किया है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप जगह जगह विभिन्न किस्म के ये जो भाषिक गद्य लेखक, पद्य लेखक, नाटक लेखक, पत्रकार जो इकट्ठे किए हैं जोकरों की तरह, जो अपने लेखन में खड़ी बोली हिंदी की धर्मनिरपेक्ष और वैचारिक अंतर विरोधों से भरी परंपरा को एक तरह से इग्नोर करते हैं, अस्वीकार करते हैं, और वे कौन सी भाषा लिखते हैं? विचारधाराहीन भाषा लिखते हैं, अराजनीतिक भाषा लिखते हैं। खड़ी बोली हिंदी अराजनीतिक भाषा नहीं है, वो एकदम पॉलिटिकल लैंग्वेज है, और वो फ्रीडम मूवमेंट की महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन की भाषा रही है। महात्मा गांधी के, सुभाष चंद्र बोस के, मदन मोहन मालवीय के कम्युनिकेशन की प्रमुख भाषा रही है। वो शुद्ध हिंदी नहीं थी। कहने का अर्थ है कि दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद, जिसके के आदर्श संगठन के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा और उसके जो सहयोगी संगठन है जो काम करते रहते हैं, वे इस प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण के अंग के तौर पर भाषा के जिस उपकरण का प्रोपेगेंडा के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसका प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, वह भाषा साहित्य विहीन और कला विहीन समाज बनाने की महत्वपूर्ण भाषा। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर साहित्य के समारोह और आयोजन किए जा रहे हैं, और इन साहित्य के समारोह आयोजनों के पीछे दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद का जो कलाबोध है, वो कलाबोध क्या है? वो कलाबोध यह है कि साहित्य से प्रासंगिक जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रश्न हैं उनको एक तरह से बहिष्कृत करो। साहित्य को सिर्फ साहित्य की तरह देखो, यानी कहानी को सिर्फ कहानी की तरह देखो, नाटक को सिर्फ नाटक की तरह देखो। अरे भाषा जीवन से विच्छिन्न होकर, साहित्य जीवन से विच्छिन्न होकर, विधा रूप जीवन से विच्छिन्न होकर कैसे अभिव्यक्ति करेंगे? वो तो फिर रद्दी के टुकड़े की तरह होंगे। तो ये संयोग है या दुर्योग है, हिंदी का दुर्भाग्य है कि इन दिनों साहित्य के उत्सवों के जरिए बड़े पैमाने पर जो आयोजन हो रहे हैं, जिनमें एक दो में मुझे भी करीब से देखने का और भाग लेने का मौका मिला है, वहां साहित्य का कोई संबंध नहीं है, साहित्य महोत्सवों का। तो साहित्य का अराजनीतिकरण करो, भाषा का अराजनीतिकरण करो, और अराजनीतिकरण का मतलब क्या है? भाषा और साहित्य से धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण को बहिष्कृत करो, लेखक के नजरिए से धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण को बहिष्कृत करो, लेखक को मजबूर करो, पुरस्कृत करो, इनाम दो, पद दो। किस बात के लिए? कि वह धर्मनिरपेक्षता का निषेध करे। और ये जो प्रतिक्रियावादी जो पॉपुलिज्म है, इस पॉपुलिज्म ने
धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमने बड़ी मशक्कत से अर्जित की थी और बनाई थी 47 के बाद, उसको खासतौर पिछले 10 साल में बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त किया गया है। अगर मुझसे पूछें तो इसकी सुनियोजित प्रक्रिया अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही शुरू हो चुकी थी। तो मोदी जी के 10 साल और अटल जी के 6 साल, ये मिला के ये जो 16 साल का शासन है, ये दक्षिणपंथी प्रक्रियावाद के कार्यकलापों की आदर्श परीक्षा का कार्यकाल है। और इसमें जो चीज सबसे अधिक पैदा हुई वह था पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म और सिर्फ पॉपुलिज्म। और पॉपुलिज्म आपको एक काम करता है, आपको विवेकपूर्ण ढंग से सोचने नहीं देता, आपको अपने सामने के यथार्थ को देखने नहीं देता। और यह पॉपुलिज्म अभी हमारे घर में घुस चुका है, हमारे जेहन में घुस चुका है। जरूरत किस बात की है? इस पॉपुलिज्म से लड़ने की। और लड़ने का एक ही तरीका है, सामने के यथार्थ को देखो। साझी विरासत, मिश्रित सभ्यता, मिश्रित संस्कृति, मिश्रित भाषा और धर्मनिरपेक्ष जीवन मूल्यों से प्यार करना सीखो। यही इसका एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जो लोग सोचते हो कि हम नरम हिंदुत्व के जरिए हिंदू वोट ले लेंगे, जी नहीं। जो लोग नरम हिंदुत्व से प्रभावित होंगे वो तो फिर ताकतवर हिंदुत्व को वोट देंगे। कांग्रेस की यह नरम हिंदुत्व की पॉलिसी दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती रही है। कांग्रेस को इससे सबक लेना चाहिए। मैं राहुल गांधी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस को इस नरक से, जो नरम हिंदुत्व का जो नरक था, उस नरक से निकालने में पिछले दिनों कड़ी मेहनत की है। और जाहिर है कांग्रेस को इसकी कॉस्ट तो देनी होगी। नरम हिंदुत्व की कॉस्ट कांग्रेस दे रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। जरूरत इस बात की, कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की और दक्षिणपंथी पॉपुलिज्म के खतरे, धर्मनिरपेक्षता की महत्ता और लोकतंत्र की महत्ता और दक्षिणपंथी पॉपुलिज्म के खिलाफ अहर्निश वैचारिक संघर्ष, इसकी शक्ति को पहचाने और इसकी महत्ता को पहचाने, तभी हम लोकतंत्र को सही रास्ते पर ला पाएंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।